नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। दोस्तों चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। और दोस्तों इसके अंदर एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको टॉपिक के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस या फिर क्रियाविधि कहते हैं उसे, है ना। मतलब कि पूरा नाम आप क्या बोल सकते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, अभी पढ़ रहे थे कि विदलन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, समांगी विदलन और विषमांगी विदलन। अब देखिए समांगी विदलन का सबसे मुख्य चीज क्या है। जैसे समांगी विदलन में सबसे मेन चीज ये है दोस्तों कि इनमें हम लोग इस विदलन को हाफ कर्व एरो से दिखाते हैं, मतलब इस तीर से, और इस विदलन को हम लोग फुल कर्व एरो से दिखाते हैं इस तरह। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से बना देते हैं थोड़ा सा, देखिए हाँ इस तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं हाफ कर्व एरो। ध्यान से देखिएगा। देखिए इस विदलन में हमेशा क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनेगा, मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक क्या होता है अभी हम आपको परिभाषा भी बताएंगे। ठीक है, इनको कहते हैं फ्री रेडिकल। और हमेशा विषमांगी विदलन के बाद क्या बनता है, तो आयन बनते हैं। और ये आयन दो तरह के होते हैं, एक धनायन होते हैं, एक ऋण आयन होते हैं। धन आयन अगर है तो हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और अगर ऋण आयन है तो उसको हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और इन नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के अंदर आते हैं दो अन्य अभिकर्मक जिनको कहते हैं कार्बोकटायन या कार्बोधनायन, और दूसरे को कहते हैं कार्ब एनायन या कार्ब ऋण आयन। ठीक है, या कहते हैं कार्बेनायन। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इनकी परिभाषा क्या होगी समांगी विदलन की, मतलब किसी भी यौगिक में होने वाला ऐसा बंध का विदलन जिसमें जितने भी परमाणु हों उन सभी परमाणुओं को बंध के हिस्से के बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। मतलब ऐसा विदलन जिसमें बंध के सभी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं को बराबर बराबर मात्रा में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं समांगी विदलन। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर सपोज करिए आपके पास Cl2 है, Cl2 में कितने बंध थे, सबसे पहले देखेंगे Cl, मतलब कि इस Cl2 में दो Cl थे, दोनों Cl के बीच में एक एक बंध था, और इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंध में दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में साझेदारी करेंगे तो ये बंध बनेगा। अब दोस्तों आपको ये चीज मेन ध्यान रखना है कि ये बंध जब टूटेगा, ये तीर दिखा दिया मतलब कि बंध टूट रहा है, और जब बंध टूटेगा तो इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इस तरह दिखाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इस तरह दिखाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं हाफ कर्व एरो। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग मुक्त मूलक। अब परिभाषा आपसे पूछी जाएगी कि मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल क्या होते हैं, तब आप बोलेंगे कि वह परमाणु या परमाणु समूह जिसके ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है या मुक्त संयोजकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है या मुक्त संयोजकता है। ठीक है, याद रखिएगा, वह परमाणु या परमाणु समूह जिसके ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त संयोजकता उपस्थित होती है उसी को हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक। ध्यान रखिएगा। और ये विदलन हमेशा सहसंयोजी यौगिकों में ही पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा विषमांगी विदलन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए HCl है, HCl में विदलन किस तरह से होगा, तो देखिए HCl में सबसे पहले आप बंध दिखाएंगे, कितना बंध है, एक बंध है, क्योंकि इन दोनों परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। और जब यह बंध टूटेगा तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो इस Cl और H में से जो मजबूत होगा, मतलब जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होगा ना, वह दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसा कि आपको मालूम है इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो खींचने की प्रवृत्ति किसमें ज़्यादा है, Cl में ज़्यादा है। तो यह इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब इसको हम हटा दें, अगर ये बंध टूटता हुआ जो दिख रहा है उसे हटा दें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस तरह खींच लेगा, ये खींचेगा। जब खींचेगा तो इसकी तरफ फुल कर्व एरो बना देंगे। फुल कर्व एरो मतलब ये देखिए इधर भी है इधर भी, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। जब ये लेगा तो H का इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया तो इनके पास प्लस हो जाएगा H+, और Cl के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, डबल इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इस Cl का जो ये वाला था और एक ये भी आ गया, तो वही दोनों इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तब हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे आयन। और ये जो धनायन है इसको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही
अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अभी ध्यान दीजिए, अगर मान लिया आपके सामने यह एग्जाम्पल हो जाए CH3Cl, ठीक है, मेथिल क्लोराइड कहते हैं, आप आईयूपीएसी नाम पढ़ चुके हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। आपको मालूम होगा अगर इसमें विदलन कभी हो गया तब कैसे होगा, CH3Cl। अब देखिए ये Cl अकेले ही बहुत अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये थोड़ा कम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाएगा। अगर इस तरह की कहीं तीर आपको दिख गई, इस तरह की फुल कर्व एरो, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3+ और Cl-। क्यों माइनस? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यही लिया है, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यह ऐसा धनावेश है जो कार्बन परमाणु के ऊपर है, तब हम इसे कहेंगे कार्बोकटायन या कार्बोधनायन। क्या कहेंगे दोस्तों, कार्बोधनायन या कार्बोकटायन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हो गया, ये माइनस वाला हो गया, तो माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, मतलब नाभिक के पास जाएगा। प्लस कहाँ मिलेगा, नाभिक में मिलेगा, तो ये हो जाएगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कार्बोकटायन। अब आपसे एक नई परिभाषा पूछी जाएगी कि कार्बोकटायन क्या होते हैं। आप बोलेंगे कि वह कार्बन युक्त परमाणु या परमाणु समूह, वह कार्बन वाला मतलब कार्बन युक्त परमाणु या परमाणु समूह जिसमें कार्बन परमाणु पर एकल धनावेश स्थित हो, वह क्या कहलाता है, कार्बोधनायन या कार्बोकटायन कहलाता है, या कार्बोनियम आयन भी कहलाता है। इसका एक नया नाम क्या है, कार्बोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मिल गया क्या, CH3, इन दोनों के बीच में हो गया, मतलब इधर की पार्टी उधर की पार्टी बराबर है, और इसमें अगर ये विदलन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, तब क्या बनेगा भाई, CH3 एक मुक्त मूलक और CH3 ये भी एक मुक्त संयोजकता, तब हम इनको क्या कहेंगे, मुक्त मूलक कहेंगे, ठीक है, मुक्त मूलक कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी बन जाता। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कार्बेनायन क्या होता है, कार्बेनायन क्या होता है, ठीक है, कार्बेनायन क्या होता है बताइए, CARBANION, कार्बेनायन क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अगर कभी भी कार्बन युक्त परमाणु या परमाणु समूह आ जाए और उस पर एकल ऋणावेश हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, कार्बेनायन। क्या कहेंगे, कार्बेनायन। अब देखिए, चाहे ये कार्बेनायन हो, चाहे ये कार्बोकटायन हो, ये कार्बोकटायन हो या कार्बोधनायन हो, ये कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, कभी कभी ये प्राथमिक कार्बोधनायन कहे जाते हैं या कार्बोकटायन कहे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी प्राइमरी, कभी कभी द्वितीयक, कभी कभी तृतीयक, ठीक है, कभी कभी तृतीयक। तो ये क्या होते हैं, क्या होता है तृतीयक कार्बोकटायन, क्या होता है द्वितीयक कार्बोकटायन। तो आइए उसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है CH3 और इसमें कार्बन के ऊपर प्लस है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे मेथिल कार्बोकटायन। क्या कहेंगे, मेथिलियम कार्बोकटायन, मेथिलियम कार्बोकटायन या मेथिल कार्बोनियम आयन, ठीक है। और देखिए, इसको हम और क्या कह सकते हैं, मेथिलियम आयन। और अगर मान लीजिए कि जैसे ये कार्बन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा और यहाँ पर CH3 लग गया, और अब इसके ऊपर प्लस आ गया, तब हम इसे किस तरह का कार्बोकटायन कहेंगे, मतलब इस कार्बन की 4 संयोजकता में से एक संयोजकता से कार्बन जुड़ा है, बाकी इधर हाइड्रोजन, एक संयोजकता से कार्बन जुड़ा है, तब हम इसे कहेंगे प्राथमिक कार्बोकटायन। ये हो गया प्राथमिक कार्बोकटायन। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ भी CH3 हो गया, मतलब इस कार्बन की 2 संयोजकता से कार्बन जुड़ा, तीसरी से हाइड्रोजन और चौथी नहीं है इसीलिए तो प्लस आया, तब इस केस में अब एक कौन सा कार्बोकटायन है, द्वितीयक, इसी को कहते हैं द्वितीयक कार्बोकटायन। अगर यहाँ भी CH3 आ जाए तब ये हो जाएगा तृतीयक। अब एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकटायन में कौन कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है और किसकी रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसी के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकटायन में अस्थायित्व का क्रम क्या है और उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो ठीक है,
तो ये सब आपको विस्तार से बताने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद भी देखते हैं आगे। एक नजर देखेंगे दोस्तों तीनों में क्या अंतर है और तीनों की क्या विशेषताएं हैं जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और तीनों किस किस अभिक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कि मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक और नाभिक से नहीं अभिकर्मक की क्या विशेषताएं हैं, तो दोस्तों आइए एक नजर उसको देखेंगे। देखिए मुक्त मूलक का इधर हो गया, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक हो चाहे तो कार्बोकटायन हो, उन सभी की विशेषताएं इधर हो गई, ठीक है। अगर आपके पास नाभिक से नहीं अभिकारक हो, अभिकर्मक हो और उसके बाद कार्बन आयन हो, तो दोनों बात एक ही है। तो चलिए इधर देख लेते हैं उनका उदाहरण और विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मुक्त मूलक के बारे में बात करते हैं। देखिए मुक्त मूलक का उदाहरण क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुक्त मूलक का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे कह सकते हैं क्लोराइड मुक्त मूलक, ठीक है, और इसे मेथिल मुक्त मूलक कह सकते हैं, इसे एथिल मुक्त मूलक कह सकते हैं, और इसे जो है प्रोपिल मुक्त मूलक कह सकते हैं। बात है कि ये सभी कितने मतलब कि धनावेश होते हैं कि ऋणावेश होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे धनावेश है ना तो ऋणावेश है, मतलब हम कह सकते हैं कि वैद्युत के उदासीन होते हैं, ठीक है। और ये अस्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है ना अष्टक पूरा नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत अधिक अस्थायी होते हैं, मतलब कि जल्दी से जल्दी किसी दूसरे से अभिक्रिया करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी क्रियाशीलता कितनी होती है, तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें मुक्त मूलक बनने से ही अभिक्रिया पूरी होती है, मतलब बगैर मुक्त मूलक बने अभिक्रिया पूरी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले उल्टेज रिएक्शन आपको देखा जाता है। उल्टेज रिएक्शन में क्या होता है कि हैलो एल्केन को जब सोडियम के साथ गर्म करते हैं ना, तो वहां पे एल्केन बनता है, मतलब वह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें मुक्त मूलक बनता है। कब, जब उस अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब, ठीक है। देखिए कोल्बे जी का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है कोल्बे संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जिसमें हम लोग एल्केन बनाते हैं, एल्किल बनाते हैं और अल्काइन बनाते हैं, ठीक है। तो कोल्बे का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया भी मुक्त मूलकों की सहायता से ही होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या खैरास प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव में जो अभिक्रिया होती है ना, या इन प्रभाव में जो भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया में भी क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या होता है, कैसे बनता है, कब बनता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया आपको यहाँ पे लिख करके समझाने की कोशिश की गई है कि मान लीजिए कार्बन की 3 वैलेंसी इधर है, 1 2 3 वैलेंसी इधर है, और इससे यक्स जुड़ा है। यक्स मतलब क्या है, यक्स मतलब है अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर कार्बन से अगर कोई अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ गया है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ गया है, तो ये क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इस बंध में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबको अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो ऋणावेश आ जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, धनावेश, तभी ये क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर धनावेश है तो ये इलेक्ट्रॉन के पास भागेगा, मतलब माइनस के पास भागेगा, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। अब इसमें संकरण बार बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा संकरण होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें कौन सा संकरण होगा, sp2 होगा। क्यों, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए इसमें sp2 संकरण होगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर इसमें हमेशा sp3 संकरण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी संरचना की अगर बात करें कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी, तो त्रिकोणीय होगी, और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, तो चतुष्फल की होगी, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कार्बोकटायन के उदाहरण बताइए, तो ये है कार्बोकटायन के उदाहरण। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेथिलियम आयन या मेथिल कार्बोकटायन, मेथिल कार्बोकटायन, एथिल कार्बोकटायन या एथिलियम आयन, इसे कहेंगे देखिए तृतीयक कार्बोकटायन। क्यों तृतीयक, क्योंकि इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी से कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। अगर सपोज करिए यहाँ हाइड्रोजन होता तो ये प्राथमिक होता, अगर 2 जगह कार्बन रहता है 1 जगह हाइड्रोजन तब ये द्वितीयक रहता, लेकिन तीनों जगह है तो ये क्या है, तृतीयक कार्बोकटायन, याद रखिएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक कार्बन आयन, द्वितीयक ये है मेथिल कार्बन आयन, ये है एथिल कार्बन आयन, और ये है तृतीयक कार्बन आयन, ठीक है, याद रखिएगा। संकरण की बात करेंगे तो sp3, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ये कार्बोकटायन बनता ही बनता है, मतलब बगैर इनके बने ये अभिक्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा SN1 अभिक्रिया। यहाँ पर जितने भी अभिक्रियाओं का नाम लिया जा रहा है, अभी तो आपको सिर्फ नाम सुनाई दे रहा है, लेकिन 12 में जाने के बाद इन सारी अभिक्रियाओं का आप लोग ऑपरेशन करेंगे, मतलब मैकेनिज्म आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सारी रिएक्शन का केवल नाम सुनिए, लेकिन याद जरूर रखिएगा कंपटीशन में यही सब चीजें पूछी जाती हैं। मैं वही चीजों को लिखा हूं जो आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए SN1 अभिक्रिया, इसमें चूंकि हैलो एल्केन आता है, हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है,
तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, SN1 अपक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 अपक्रिया। ठीक है, तो SN1 अपक्रिया में कार्बोकैटायन बनते हैं। ठीक है, देखिए एल्कोहल और हेलो एल्केन। ठीक है, एल्कोहल में OH समूह है, हेलो एल्केन में X मतलब हेलोजन है। ठीक है, ये कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो एल्कोहल और हेलो एल्केन की जितनी भी विलोपन अपक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, उनमें भी कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। एल्कीन और एल्काइन की जितनी भी योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं में भी क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, याद रखिएगा। और एक स्पेशल अभिक्रिया है पिनाकोल, पिनाकोलोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इसमें भी कार्बोकैटायन बनते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ये कब बनता है। सबसे पहले ये किस रिएक्शन में बनता है, तो मान लेते हैं कि अगर किसी भी यौगिक में अगर कार्बन से कोई कम वैद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ गया, मतलब यह बहुत ही कम, इसकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम है, जिससे यह बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है। जब नहीं खींच पाएगा तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यही खींच लेगा। जब ये खींच लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। और ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 में क्या होता है कि 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये इस केस में क्या करेगा, ये हल्का रहेगा, कम वैद्युत ऋणात्मक है ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन खींच लेगा। कार्बन जब खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण हमेशा आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा कार्बेनायन। क्या बनेगा, कार्बेनायन, या इसको हम लोग कहेंगे कार्बेनायन। ठीक है, कार्बोरिडायन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये किन किन अभिक्रियाओं में बनता है, किन किन अभिक्रियाओं में बनेगा, बहुत ही स्पेशलिस्ट नाम है, बहुत स्पेशल अभिक्रियाएं हैं ये सब, जो नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए पर्किन अभिक्रिया है, पर्किन अभिक्रिया में कौन बनता है, कार्बेनायन। ठीक है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया जिसमें एल्डोर नाम का यौगिक बनता है, ये है एसिटल्डिहाइड का जब लेसन आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये रिएक्शन आएगी, उसमें एल्डोल नाम का एक दवा बनेगा। ठीक है, तो वही अभिक्रिया है यहाँ पे जिसमें क्या बनेगा, कार्बेनायन बनेगा। अब देखिए कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या बनते हैं, कार्बेनायन। क्नोविनिजल अभिक्रिया, कैनोविनिजल अभिक्रिया, ये इस अभिक्रिया में क्या बनते हैं, कार्बेनायन। तो दोस्तों इस तरह से आशा करते हैं पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा कार्बेनायन या कौन सा कार्बोकैटायन, चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, चाहे मेथिल कार्बोकैटायन हो चाहे एथिल कार्बोकैटायन हो, उनके स्थायित्व का क्रम क्या होता है, उनकी क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आने वाली वीडियो में हम लोग इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं पूरी वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो फिर यूट्यूब की गारंटी नहीं कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।